नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम देखेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है विविधता एवं भेदभाव। मुझे उम्मीद है कि आपने अध्याय 1 विविधता की समझ पर जो वीडियो बना है वह आपने देख लिया होगा। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं और जानते हैं कि विविधता एवं भेदभाव क्या होता है। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कई बार हमारा अलग होना हमें अपने मित्रों के, अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के समूह से अलग कर देता है और ऐसे में हमें दुख होता है, तकलीफ़ पहुंचती है कि यह सब भी मेरे ही साथ पढ़ने वाले हैं, मैं भी इन्हीं के साथ पढ़ने वाला हूँ, फिर मुझे क्यों यह अपने समूह में शामिल नहीं करते। या आपका कोई ऐसा सहपाठी होगा जिससे आप लोग, आपके मित्र लोग आपके समूह में शामिल नहीं करना चाहते, है ना। तो ऐसा होता है, तब हमें दुख क्यों पहुंचता है और ऐसा होता ही क्यों है, यह सब हम इस पाठ में बड़े विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, है ना। क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है ना। हम आसपास का हमारे जो वातावरण है वह कैसा है, यानी हमारा भूगोल कैसा है, और हम जिस जगह पर रहते हैं उसका इतिहास क्या है, वहाँ पहले क्या होता था, उन सब का बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में यानी शॉर्ट में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। ठीक है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी उन्हें मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आपको यह बात पता थी कि भारत में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, यानी 1600 के आसपास जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य यानी कि डांस किए जाते हैं जो बहुत ही लोकप्रिय है, फेमस है। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। भाई, जिन्हें हमारी, मान लीजिए कि आप एक शहर में गए, उस शहर में आप पहली बार गए हैं और वहाँ पे आपकी एक पार्टी, बर्थडे पार्टी में आप गए हैं जहाँ पे आप किसी भी लड़के को, लड़कियों को नहीं जानते जो आप ही की उम्र के हैं, सभी विद्यार्थी हैं। ठीक है, आप नहीं जानते, बस जिसका बर्थडे है आप उसे जानते हैं। अब जिसका जन्मदिन है वह तो उस दिन बड़ा ही व्यस्त है अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी, आप वहाँ अकेले पड़ जाते हैं और जहाँ आप गए हैं वहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है, मान लीजिए कि तमिल बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे में आप अकेला महसूस करेंगे। लेकिन अचानक आपको एक लड़का मिल जाता है आप ही की उम्र का जो आप ही की भाषा जानता है। मान लीजिए आप मराठी बोलते हैं तो वह भी मराठी जानता है ना। तो उससे मिलके आपको कैसा लगेगा, जो आप ही की भाषा बोल देगा? ऐसा लगेगा ना कि आपको कोई अपना मिल गया जिससे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वह आपकी अपनी भाषा बोल रहा है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारी तरह दिखते हैं ना, उन्हीं के साथ हम सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं। दिखने का मतलब है जो हमारी तरह है, हमारी तरह भाषाएं बोलते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं आदि, और हमारी तरह ही सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं, भिन्न हैं, तो हम में वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं।
लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं कि यह तो ऐसा होगा या फिर यह वैसा होगा। बहुत सारी राय हम बनाया करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पूर्वाग्रह इस बॉक्स में। चलिए जानते हैं। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं। इन्हें हमें यह देखकर बताना है पढ़कर कि यह ग्रामीणों के बारे में है, शहरियों के बारे में, जो शहर में रहते हैं उनके बारे में, जो ग्राम यानी गांव में रहते हैं उनके विषय में है। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या आपने पहले से राय बना ली है कि गांव के लोग ऐसे 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 होते हैं और शहर के लोग ऐसे 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 होते हैं? कैसे होते हैं ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाने के लिए कहा जा रहा है। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं यह भी देखेंगे। चलिए देखते हैं ग्रामीण लोग और शहरी लोग। सबसे पहले है ग्रामीण लोग। पहला, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। आपको क्या लगता है, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं या नहीं रहते हैं? जो भी आपका जवाब है आप इन सब के जवाब कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, यानी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग करना गांव के लोगों को पसंद नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या यह बात सही है? आप बताइएगा। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। जब फसल की बुआई होती है यानी उसे बोया जाता है, और जब फसल की कटाई होती है तो उस समय जो परिवार के लोग खेतों में होते हैं वो 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। आपको क्या लगता है, यह बात सही है या नहीं है? यह सब आप कमेंट में बताएंगे। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, यानी मजबूर होते हैं। अगर उन्हें काम चाहिए तो वह किस काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करेंगे, यानी शहर की तरफ आएंगे। क्या ये बात सही है? अब भाई ये तो आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, शहरी लोगों की बात करते हैं। शहरी जीवन बड़ा ही आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो बताइए, क्या यह बात सही है? शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, यानी वह अपने फैमिली वालों के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। क्या यह बात सही है? अगर है तो बताइए। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। क्या यह बात भी सही है? अगर है तो हाँ, और नहीं है तो ना, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में ही खर्च हो जाता है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें आपकी राय क्या है। ठीक है, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार यानी मतलब रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है, यानी पहले से किसी के बारे में राय बन जाती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ये भी ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा गया। अब इसे एक उदाहरण से आपको बताने का प्रयास किया गया है, तो देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेज़ी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं आदि, यह सब बातें हमारे पूर्वाग्रह को ही तो बताती है। ठीक है ना। कई जगहों पर यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति गोरा है तो वह अच्छा दिखता है, काला है तो वह अच्छा नहीं दिखता, सुंदर नहीं दिखता।
ऐसा माना जाता है ना। आपने अखबार में फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आपने टीवी पे भी कई बार फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। हमारे देश में चलने वाला यह एडवर्टाइजमेंट क्या बताता है? ये नहीं बताता कि हमारे देश में लोग गोरा होना चाहते हैं। यानी गोरा होना क्यों चाहेंगे? क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता होगी कि काले होना, काला दिखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। आप देखिए, अगर उजाला हमारे लिए ज़रूरी है, दिन ज़रूरी है, तो रात भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारा दाहिना हाथ हमारे लिए उपयोगी है तो हमारा बायां हाथ, हमारा उल्टा हाथ भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए हमारे दोनों पैर ज़रूरी हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि मम्मी और पापा में से आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है? यह सवाल को ही आप गलत ठहराएंगे। दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है ना। तो इसीलिए तुलना करना हर बार दोस्तों सही नहीं होता। यदि कोई हमसे अलग है, हम किसी से अलग है, तो ये हमारी खासियत है, ना कि हमारी कमज़ोरी है। यह तो हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है कि हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं। सोचिए क्या होता अगर हम सब एक जैसे होते तो, जैसा कि हमने अध्याय 1 के वीडियो में भी पढ़ा था, है ना। उसमें ये कहा था कि क्या होता अगर हम एक ही तरह की सब्ज़ी सिर्फ आलू खाते तो। किसी से भी आप नहीं पूछ पाते कि भैया आज सब्ज़ी में क्या बना है, वह यही कहता कि भैया आलू बना है। तो क्या आपको इतना मज़ा आता ज़िंदगी जीने में, सब्ज़ियाँ खाने में? नहीं। सिर्फ आलू को खा करके रोज़ कितना मज़ा हम कर लेते, नहीं कर पाते। सिर्फ 2 ही रंग होते, लाल और सफ़ेद। तो क्या यह दो ही रंग काफ़ी होते हमारे लिए दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए? जहाँ भी देखते बस लाल रंग दिखाई देता या सफ़ेद रंग दिखाई देता। सोच के देखो, कल्पना करके देखो, इमेजिन करके देखो, क्या यह दुनिया आपको इतनी ही पसंद आती जितनी कि आज आ रही है अगर रंग सिर्फ लाल और सफ़ेद होते तो? जी नहीं, आपका जवाब नहीं ही होगा। आप और भी बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। क्या होगा यदि सब लोग जो आपके आसपास हैं, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, कॉलोनी में, आपके देश में, इस पूरी दुनिया में सब एक ही तरह के कपड़े पहने? तब आपको कैसा लगेगा? सबको एक तरह के कपड़े में देखकर क्या आपको उतनी ही खुशी होगी जितनी आज सबको अलग अलग कपड़ों में देखकर होती है? आपका जवाब होगा नहीं, है ना। एक ही तरह की चीज़ें करना हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी प्रकृति भिन्नताओं को दर्शाती है, विविधताओं को दर्शाती है। और यही तो इस प्रकृति की सबसे खास बात है, सबसे सुंदर बात है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे जो पूर्वाग्रह हैं इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार जो है, हमारा जो बिहेवियर है, वह उन्हें दुख पहुंचा देता है और हमारे व्यवहार से हम उन्हें दुखी कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा होते हुए देखा है कि आपके व्यवहार से कोई दुखी हो गया हो या किसी और के व्यवहार से आप दुखी हो गए हों? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपने एक रिश्तेदार के घर गए, वहाँ पे उनका एक बच्चा है जो आप ही की उम्र का है, आप ही की क्लास में है, ठीक है। अब अचानक से पढ़ाई की बात चली और ये पूछा गया कि भाई किसको कहाँ तक पहाड़े याद है। तो आपने कहा कि आपको 19 तक पहाड़े याद है और आपके मित्र ने भी कहा कि उसे भी 19 तक पहाड़े याद है। मित्र नहीं, उस लड़के ने, सॉरी, ठीक है, उसने भी कहा कि उसे 19 तक पहाड़े याद है। अब आपके जो परिचित थे उन्होंने आपसे भी 19 का पहाड़ा बोलने को कहा, आपने बोल दिया, सुना दिया पूरा एकदम सही। उससे पूछा तो वह बीच में थोड़ा अटक गया किसी कारण से और नहीं सुना पाया। तो आप उससे पहली ही बार मिले, लेकिन आपने उसके बारे में यह राय कायम कर ली कि वह जो लड़का है उसे पहाड़ा नहीं आता, वह गणित में भी ज़रूर कमज़ोर होगा। ऐसा कई बार होता है ना, हम किसी के बारे में एक राय कायम कर लेते हैं। यदि किसी के एक परीक्षा में अंक कम आए तो हम सोचते हैं कि यह बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं होगा। या कई बार हमारे बारे में भी लोगों को आपने ऐसी राय बनाते हुए देखा होगा कि यह भी अच्छा नहीं है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं, दोस्ती करेंगे तो इससे करेंगे, इससे तो कभी नहीं करेंगे। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? कभी आपने इस पर सोचने का विचार किया, कोशिश करी सोचने की कि आपका ये स्वभाव क्यों है कि आप किसी के बारे में पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि आप किससे मित्रता करेंगे, किससे नहीं करेंगे, कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन सही नहीं है। यह आप पहले से कैसे तय कर सकते हैं? इस पर आप ज़रूर विचार करके देखिएगा।
फिर बात आती है लड़के और लड़की के भेदभाव को लेकर के, कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, यानी हम सभी इस भेदभाव को जानते हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो बस ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है? आइए देखें कि सच्चाई क्या यही है जो आपको नज़र आती है या हमें दिखाई देती है। देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। वे शरारती हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी करने में निपुण हैं। वे रोती नहीं। वे उद्यमी हैं। वे खेल में निपुण हैं। वे खाना पकाने में निपुण हैं। वे भावुक हैं। लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी यहाँ पे आपको अपना जवाब लिखना है, ठीक है, और उसके कारण बताने हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यह जो एक्सरसाइज अभी हमने देखी, यह आपकी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज है जिसको आपको पुस्तक में करना है, ठीक है। अगर इसको करने में कोई कठिनाई आपको आए तो वह आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। हम ज़रूर उसे हल करने का प्रयास करेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी वह परेशानी को दूर करेंगे। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? यहाँ पर देखो, यह व्यक्ति जो है, यह इसको चलने में कठिनाई है यहाँ पे, ठीक है। बैसाखियों के सहारे से चलता है। यह कह रहा है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। कभी मैं उदास हो जाता हूँ, कभी मैं दुखी हो जाता हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है, हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। देखिए, ये लड़की व्हील चेयर पर बैठी है, चल नहीं सकती। यह बोल रही है मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ, लोग मुझे घूरते हैं। इसका कहने का यह मतलब है। यहाँ पे इस चित्र को देखिए, क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है। अब ये पढ़ते हैं। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारा अलग होना हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत है, ठीक है। तो सबके लिए एक ही स्कूल होना चाहिए, सबके लिए पढ़ने की जगह, सीखने की जगह, सबके लिए मनोरंजन की जगह एक ही होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारा अलग होना तो हमारी खासियत है, हमारी विशेषता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहीं से कमज़ोर हैं, किसी से कमज़ोर हैं, ठीक है। कई बार दोनों हाथ दोनों पैर होने के बावजूद भी हमारे एक मित्र में हमसे ज़्यादा ताकत होती है और हमें उससे कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है जबकि उसके पास भी दो हाथ हैं, आपके पास भी दो हाथ हैं? कोई मित्र हमसे तेज़ दौड़ जाता है, हम नहीं दौड़ पाते, जबकि हमारे पास भी दो पैर हैं, उसके पास भी दो पैर हैं। तो दोस्तों, ये हमारा अलग होना हमारी विविधताओं पर, हमारी क्षमताओं पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसके लिए अलग जगह स्थापित करना, निर्धारित करना ठीक बात नहीं है। मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो विविधता और भिन्नता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विविधताओं ने भेदभाव को जन्म दिया ज़रूर है, लेकिन भेदभाव को जन्म नहीं मिलना चाहिए। विविधता तो खासियत है, ठीक है ना। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसको हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं कि ऐसे भेदभाव पैदा हो जाते हैं, लेकिन होने नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आम तौर पर
लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है कि लड़कों को रोना नहीं आता, वे नहीं रोते, वो तो ताकतवर है भैया, उनको रोना नहीं आता। बचपन में जब लड़कों का गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो अक्सर यही कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं और किसी के सामने रोना वह शर्म की बात समझते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। ठीक है, अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों का उसी छवि के अनुरूप लड़कों और लड़कियों को देखना चाहते हैं, जैसे कि हम पहले से धारणा बना लेते हैं लड़कों और लड़कियों के बारे में। इसके बाद में है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। एक ही छवि को बना लेना, एक ही धारणा बना लेना कि यह ऐसा ही है। कई बार हमें किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने के से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार, एक ही टाइप के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है दोस्तों, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक बार मेंढकों की रेस होने वाली थी। उनके बीच में दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली थी और पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना था। और उस बीच में, जंगल का जो चक्कर था उसके बीच में, रास्ते के बीच में एक नदी थी जिसमें पानी कम था, जो एक वहाँ पर एक झरना भी था जिससे उस नदी में थोड़ा थोड़ा पानी आता। लेकिन अचानक जब रेस शुरू होने वाली थी सभी मेंढकों के बीच में, तो अचानक से उस झरने में कहीं से बहुत सारा पानी आ गया और नदी में पानी बहुत तेज हो गया। अब जो रेस होने वाली थी वह कैंसिल होने लगी। धीरे धीरे सब लोग पीछे हटने लगे और बोलने लगे कि भैया वो यह नदी पार नहीं कर पाएंगे और रेस जीत नहीं पाएंगे। ठीक है, तभी अचानक से एक छोटा सा मेंढक या मेंढक का बच्चा, रेस में पार्टिसिपेट जिसने किया था, वह आगे बढ़ने लगा। लोग उसे चिल्लाने लगे कि रुक जाओ, मत जाओ, आगे खतरा है, तुम डूब जाओगे, तुम रेस पूरी नहीं कर पाओगे, तुम वापस नहीं लौट पाओगे। लेकिन उस छोटे से मेंढक ने तो जैसे ठान लिया था कि उसे रेस किसी भी हालत में पूरी करनी है और उसने लोगों की बात नहीं मानी। लोगों ने उसके बारे में पहले से धारणा बना ली थी कि जब इतने बड़े बड़े मेंढक पीछे हट गए तो इसे भी हट जाना चाहिए। यह छोटा सा मेंढक इस रेस को भला कैसे जीत सकता है। लेकिन वह उस छोटे मेंढक ने बात नहीं मानी लोगों की और उसने रेस में आगे बढ़ने का निश्चय किया। कई बार वह डगमगाया, कई बार वह डूबने को, बहने को हुआ, कई बार उसे ऐसा लगा कि अब वह नहीं बच पाएगा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और ज़्यादा हिम्मत के साथ में, अपने पूरे जोश के साथ में, पूरी ताकत, पूरे हौसले के साथ में रेस को पूरा करने का निश्चय कर लिया था। उसने सोच ही लिया था कि आज अगर कोई रेस यहाँ से जीत के जाएगा तो वह मैं रहूँगा। और वह आगे बढ़ता गया, पत्थरों से कूदा, डाल पर बैठा
और ऊंची ऊंची छलांगें लगाई और अंततः उसने नदी क्रॉस कर ली, पार कर ली। और एक बार नदी पार की तो चक्कर लगाना उसके लिए आसान हो गया। अब वो अकेला ही तो रेस में था, लेकिन उसने पीछे देखा ही नहीं कि कोई रेस में है या नहीं है। वह और तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा और झटपट उसने अपना चक्कर पूरा कर लिया। और जैसे ही उसने चक्कर पूरा किया वह विनर बन गया, विजेता बन गया। उस मेंढक की जो मम्मी थी उससे बाकी मेंढक मेंढकियों ने पूछा कि अरे, क्या तुम्हें अपने बच्चे से प्रेम नहीं है? तुमने उसे बाकियों की तरह रोका क्यों नहीं? बाकी की तो चलो वह बात नहीं मानता, लेकिन तुम्हारी बात तो मान लेता। तो उस मेंढकी ने, जो उस मेंढक की मम्मी थी, उसने कहा, माँ थी, उसने कहा कि वह बचपन से ही बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता। तो उसे यह बात सुनाई ही नहीं दी कि रेस कैंसिल हो गई है और लोग पीछे से क्या चिल्ला रहे हैं। तो देखिए, वह मेंढक तो बहरा था। तो ऐसे में जो पूर्व धारणा बना लेते हैं, उन्हें तो यह धारणा बना लेनी चाहिए थी कि यह तो बहरा है, और लोगों ने बना ही ली थी कि यह जीत नहीं पाएगा। लेकिन देखिए, वह जीत गया। तो दोस्तों, हमारा अलग होना, मैंने पहले भी कहा कि वह हमारी विशेषता है, वह हमारी कमज़ोरी नहीं है, ना हो सकती है और ना ही कभी बनेगी। और हम उसे हमारी कमज़ोरी बनने भी नहीं देंगे, और ना ही किसी और को। तो आज इस पाठ के साथ हम दोस्तों यह संकल्प लेते हैं, अपने आप से यह वादा करते हैं कि हम किसी को भी उसके अलग होने पर कभी भी अलग महसूस होने नहीं देंगे। उसका अलग होना उसकी विशेषता है, उसकी कमज़ोरी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है? आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है? तो यह भेदभाव हमें नहीं करना है और ना ही होने देना है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, और आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। ठीक है? आपने पिछले पाठ को तो पढ़ा ही होगा, उसका वीडियो नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं आप जाके। उसमें 2 समीर थे, एक समीर 1 कौन था और समीर 2 कौन था, है ना? यह आपको उस वीडियो को देखने पर पता चल जाएगा। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण नहीं बन सकता था। मतलब ये भेदभाव का कारण भी बन सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, यानी कम आंकते हैं, और कहते हैं कि हमारा धर्म महान है ना, बाकी लोगों का धर्म महान नहीं है। इस तरह की बातें, हम अच्छे हैं बाकी लोग अच्छे नहीं हैं, ये क्या करती हैं? भेदभाव को जन्म देती है। दोस्तों, सभी धर्म महान हैं, सभी धर्म नीति की शिक्षा देते हैं, सभी धर्म हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क बताते हैं, सभी धर्म हमें सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी जाति बुरी नहीं है, बुरा नहीं है। ठीक है? सभी हमें ईश्वर के संदेश से, खुदा के संदेश से वाकिफ़ कराते हैं। ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था, है ना? समीर 2 कैसा था? गरीब था। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों यानी ऑफिसों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इसका कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है? भेदभाव का सामना करने पर क्या? अब देखिए, भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती एवं बुनाई इत्यादि।
ठीक है। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है, कम महत्व का काम माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया यानी नीचे रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए कामों के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने के लिए, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे दोस्तों कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत में एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। जब वो 9 साल के थे, कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब उदासी आ गई थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को भी तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्या आप बता सकते हैं क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा होगा? अपने शब्दों में बताइए।
क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, या अपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को आपने देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ, यह भी बताइए। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। इसके बाद आता है समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, उनके पास भी शिक्षा का अधिकार हो, उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को ज़मींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्से थे, और जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। ठीक है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह से देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के विशेष अधिकार के फ़ायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया। दोस्तों, असमानता का व्यवहार चाहे किसी के भी साथ हो, यह सही व्यवहार नहीं है। आप याद रखिए कि हम मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम मानवता को सर्वोपरि रखें, ना कि किसी धर्म को, किसी जाति को, किसी व्यक्ति को। ठीक है, हमारा उद्देश्य सबके साथ समान व्यवहार करना होना चाहिए। सबको समान दृष्टि से देखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया है ना। और अगर आपको यह चैप्टर समझ में आया है तो इसे ज़रूर साझा करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।